नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गाजियाबाद से लापता महिला की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने महिला का शव हरिद्वार से बरामद किया है। उसके पति ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया ताकि उसे गुजारा भत्ता ना देना पड़े। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। करीब पिछले लगभग एक माह से ये मधु के परिवार वाले जो खर्च अवार्ड किया गया था कोर्ट द्वारा, उसको देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे छुटकारा पाने के लिए ही इसने सोची समझी साजिश के तहत 21 जनवरी को मधु से फोन पे बात की और उसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। अपनी कार से उसे लेकर के हरिद्वार चंडी मंदिर दर्शन करने के बहाने ले गया और वहाँ पे दर्शन करने के बाद लौटते समय पैदल रास्ता जो है उस पर ही बीच में इसने मधु के दुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं पे नीचे खाई में उसका शव फेंक दिया। मोदी नगर की रहने वाली मधु के घर वालों ने उसके पति पर शक जताया था। परिवार का ये भी आरोप है कि बिना तलाक लिए आरोपी वीरेंद्र ने दूसरी शादी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र मधु को चंडी माता के दर्शन कराने के बहाने हरिद्वार ले गया और वहां मौका पाकर उसे खाई में धक्का दे दिया। उसके बाद उसने उसको पत्थरों से ढक दिया छुपाने के उद्देश्य से तथा वापस इधर आ गया था। इसमें जो शव है वो भी सूचना मिली है और परिजनों द्वारा आइडेंटिफाई भी किया है। वो हरिद्वार में बरामद हो चुका है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की सुबह मधु जॉब करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। जब 2 दिन तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसके परिजनों ने 23 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। लापता महिला का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। आरोपी वीरेंद्र उर्फ सोनू और मधु की शादी करीब 23 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। महज 2 साल के बाद ही मधु और वीरेंद्र अलग हो गए। मधु ने अपना ससुराल भी छोड़ दिया था। सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी जो की गई उसमें प्रकाश में आया कि जो वीरेंद्र और सोनू, इसकी शादी 2002 में दिसंबर 2002 में मधु से हुई थी। लगभग 2 साल ये इनका शादी चला था। उसके बाद से ये अपने मायके में ही रह रही थी अपनी बहनों के साथ यहाँ मोदी नगर में। मधु बीच में इसने तलाक का वाद दायर किया सोनू ने, अभियुक्त जो है, और 2014 में तलाक स्वीकृत भी हो गया था एक पक्षी। आरोपी वीरेंद्र ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं मधु की हत्या के बाद उसके घर वालों में भारी आक्रोश है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। नोएडा को 4 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इस मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। पुलिस ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को हिरासत में लिया है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहां के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस
पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उस पर पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बहराइच से एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें बहराइच से आई हैं, जहां एक तेंदुआ हमलावर हो गया। तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आया और एक शख्स पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा है, कईयों के हाथ में लाठियां भी हैं। जैसे ही तेंदुआ हमला करता है, सभी जोर से चिल्लाने लगे। तेंदुआ भी हड़बड़ी में हमला करने के बाद खेतों की तरफ भाग गया। अगर भीड़ नहीं होती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। घटना कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के कारीकोट गांव की है। तेंदुआ शिकार की तलाश में जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में पहुंचा। वो खेतों में छिपा हुआ था। ग्रामीण घायल शख्स को तुरंत अस्पताल लेकर गए। कहा जा रहा है कि तेंदुए ने 2 और लोगों पर हमला किया। खूंखार तेंदुए ने ऐसा आतंक मचाया है जिससे लोग दहशत में हैं। घरों से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गांव के ही किसी किसान ने पहले उसकी चहलकदमी देखी थी, जिसके बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि तेंदुआ इलाके में घूम रहा है। घायलों को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचाया गया। बाद में सभी को मोतीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया। वन विभाग भी सूचना मिलने के बाद गांव पहुंचा। स्थानीय लोग तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काफी दिनों के बाद पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। बर्फबारी से किसान और पर्यटक दोनों खुश हैं। पहाड़ों पर मौसम की चाल फिर बदल गई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों में सफेद चमक दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से वादियां पूरी तरह सफेद हैं। घर की छतों पर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। पेड़ भी बर्फ से लदे हैं। मौसम पूरी तरह से खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की चाहत में यहाँ पहुँचे सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई है। काफी दिनों से बर्फबारी न होने से किसान और पर्यटक दोनों मायूस थे, क्योंकि इस बार की सर्दियों में अब तक कम बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार के लिए बर्फबारी होने के कारण हम बर्फ के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे, पर बर्फ नहीं आ रही है। इस बार बर्फ जो आई 8 फुट मनाली में पहुंची है बर्फ, हमें बहुत खुशी हुई है। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। आप किन्नौर की तस्वीरें देखिए, जहां आसमान से बर्फ की बारिश के बाद कुछ ऐसा मनमोहक नजारा है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बन रही है। रोहतांग की अटल टनल में भी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से यातायात भी बाधित हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोरों में बर्फबारी होने से सफर भी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बार फिर हिमपात हो रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठाने इस पर्यटन स्थल पर पहुंच चुके हैं। डोडा में भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पहाड़ों और जंगलों में बर्फ बिछी हुई है। रास्तों पर बर्फ की परत है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की एक शादी काफी चर्चा में है। दुल्हा दुल्हन पर जो जोड़ी उनकी है वो बेहद खास है। किस मायने में, इस रिपोर्ट को देखिए।
3 फीट की दुल्हन, 3.5 फीट का दूल्हा। हमसफर की तलाश हुई पूरी, रब ने बना दी जोड़ी। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, रिश्ते दो वहीं तय हो जाते हैं। विदिशा की शाजिया की कहानी कुछ ऐसी ही है। शाजिया के परिवार वाले बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, लेकिन दिक्कत ये भी थी कि इस शादी में कद कहीं न कहीं खलल डाल देता था। 32 साल की शाजिया के लिए लड़के भी देखे जा रहे थे, लेकिन शाजिया को भी हमसफर अपने हिसाब से चाहिए था। परिवार वालों का भी यही अरमान था कि जोड़ी दिखे परफेक्ट। कहते हैं ना, हर किसी के लिए ऊपर वाले ने जोड़ा बनाकर भेजा है, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। विदिशा के सिरोंज हाथीथान की शाजिया की ये आस भी पूरी हुई। इधर लटेरी का साजिद भी सहरे में सजने को बेकरार था, लेकिन यहाँ भी उनकी हाइट से उन्हें राइट चॉइस नहीं मिल रही थी, यानी हमसफर की तलाश यहाँ भी जारी थी। साजिद की हाइट है 3.5 फीट की। साजिद को शाजिया पसंद आई। शाजिया और शाहिद के निकाह में पार्षद राजा मियां ने अहम रोल निभाया, यानी मनचाहा हमसफर भी मिला और जोड़ी भी बन गई परफेक्ट। इस कपल को देखकर लोग भी कह रहे हैं, रब ने बना दी जोड़ी। कद मायने नहीं लगता, दिल मिलना जरूरी है। निकाह से दोनों परिवार बेहद खुश हैं। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर काम हो रहा है और उड़ान योजना में कई नए स्टेशन जुड़ने वाले हैं, जिसमें पिथौरागढ़ हिंडन बहुप्रतीक्षित हवाई जहाज की उड़ान भी शामिल है। इसके बाद राज्य के 11 जिले हेली सर्विस से कनेक्ट हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पहाड़ी राज्यों में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही, तो बजट के 2 दिन बाद ही उत्तराखंड के लिए उड़ान योजना में नए रूट्स को मंजूरी मिल गई है। नए रूट में जहां पिथौरागढ़ और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच विमान सेवा शुरू होगी, वहीं अल्मोड़ा, पंतनगर, टिहरी, देहरादून, गचौर, श्रीनगर, देहरादून, मसूरी नए रूट शुरू होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी देहरादून हल्द्वानी के बीच भी हेली सर्विस प्लान कर रहा है। वहीं जल्द देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी के लिए भी हेली सर्विस शुरू होगी। इसके लिए सिर्फ डीजीसीए के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। इस फेज़ में हम लोग नैनीताल में नौकुचिया ताल हो गया हमारा, और जो हमारा बागेश्वर है उसकी कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ गढ़वाल एरिया में हमारी पौड़ी की कनेक्टिविटी और श्रीनगर की कनेक्टिविटी, मसूरी की कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए रूट्स भी आए हैं, जैसे हिंडन से पिथौरागढ़ वाला रूट आया है, पंतनगर से अल्मोड़ा वाला रूट हमारे पास आया है, और एक टेहरी, गौचर और श्रीनगर वाला रूट हमारे पास अप्रूव होके आया है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में उड़ान योजना से 11 जिले कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और रुद्रप्रयाग अभी कनेक्ट नहीं है। रुद्रप्रयाग की वजह छोटा जिला होना और ज्यादातर केदारनाथ का यात्री होना भी बड़ी वजह है। सीईओ सोनिका के मुताबिक सभी जिलों और रूट पर उड़ान योजना का रिस्पांस अच्छा है। ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के रिस्पांस अच्छे हैं। कुछ जो रूट्स हैं, जैसे चंपावत पिथौरागढ़ या चंपावत अल्मोड़ा वाले रूट्स हैं, वहाँ पे उसका टेकअप एज पर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट की आज की तारीख में आरसीएस उड़ान योजना में जितने भी हमारे यहाँ पे रूट चल रहे हैं काफ़ी अच्छे, और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में सड़क के सफर में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों पर फोकस किया है और इसी स्कीम में जल्द नए रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवक से जिसका सफर शुरू हुआ उत्तराखंड के दूरस्थ चंपावत जिले से। कोई गुरु ना मिलने पर उसने यूट्यूब को ही अपना गुरु बना लिया और नेशनल गेम्स में राज्य का नाम ऊंचा कर दिया। कैसे किया ना, मेरे पास को कोच,
ना मेरे पास कोई फैसिलिटी, ना हमारे पास वो गेम है। मैंने बस इंटरनेट में वीडियोस देख देख के उनको स्टॉप कर करके उनको देखे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये कैसा उनका पूरी लाइफस्टाइल दिन रात मैं आपको बता रहा हूँ। 24 घंटे होते तो आप यकीन मानो उसमें से 20 घंटे तो मैं मतलब वैसे अब ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, लेकिन आप ये समझ लो अगर मैं 20 घंटे बोल रहा हूं तो कितनी बड़ी बात है। मैं 20 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये कैसे कर रहे हैं, एक एक मिली सेकेंड देखते रहता था उनके। तो क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे पास कोच ही नहीं था। चंपावत के सुदूर इलाके में रहने वाले विवेक की कहानी महाभारत के पात्र एकलव्य से मिलती जुलती है, जिन्होंने अपने गुरु को देखकर धनुष चलाना सीखा। विवेक कहते हैं वेट लिफ्टिंग में उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। खेल विभाग इस ओर फोकस करे तो राज्य हरियाणा जैसे राज्यों के साथ गिना जाएगा। हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना पुराना स्पोर्ट है, वो क्यों लैग कर रहा है? उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे मेडल आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको उसको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको इसको कैसे बेटर कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेडल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। विवेक के मेडल जीत की कहानी इसके पीछे का संघर्ष भी बयां करती है। दृढ़ निश्चय और फोकस किसी भी बाधा को पार कर सकता है और ये विवेक ने करके दिखाया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। खेल के मैदान में मेहनत और जुनून से कुछ भी मुमकिन है। 2 महीने पहले जिस खेल का नाम तक नहीं सुना था, उसमें उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी चमक गए। केवल 15 दिन की ट्रेनिंग में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। कौन है खिलाड़ी और क्या है इनकी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने प्रदेश में पहली बार खेले जा रहे नेशनल गेम्स के लॉन बाउल्स में दमदार प्रदर्शन किया और 3 मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। सिर्फ 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद रामनगर में लगे लॉन बाउल्स कैंप से निकलकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोल्ड मेडलिस्ट उत्कर्ष का कहना है कि वो पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से कुछ साल खेल से दूर रहे। वहीं दिसंबर में पहली बार लॉन बाउल्स खेल के बारे में जाना और अब गोल्ड मेडल जीतकर बेहद खुश हूँ। कुछ यही कहानी चंद्रिका की भी है। वो एक साधारण परिवार से हैं। पिता गांव में पुरोहित का काम करते हैं और कुछ दिन पहले ही इस खेल को शुरू किया और नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। देखिए, पहले तो लॉन बॉल दिसंबर तक मुझे पता ही नहीं था लॉन बॉल गेम क्या होता है, पर जब 30 नेशनल गेम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए गए, तब हम लोग 8 दिसंबर से हम लोग की ट्रेनिंग चालू हुई और हम लोग को एक सेकंड कैंप मिला जो कि रामनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। उससे हम लोगों ने नेचुरल ग्रास पे जो भी हमने प्रैक्टिस करी और जो हमारे कोचेस हैं जो आसाम से बुलाए गए, झारखंड से और मतलब यहाँ से जो कोचेस बुलाए गए उनसे काफी मदद मिली और उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग गोल्ड में। दिल्ली जाने इससे पहले हमने दिल्ली में खेला था ना, फिर उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ था, फिर हमने रामनगर में प्रैक्टिस हुई थी हमारी, 15 दिन का कैंप वहाँ लगा था, उसके बाद यहाँ नेशनल में आया। पहली बार उत्तराखंड में खेले गए लॉन बाउल्स में 3 मेडल प्रदेश के नाम रहे। अब ये खेल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी इस खेल में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पीएम मोदी 10 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 करोड़ 30 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 छात्र प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा का फॉर्मेट बदला है। इस चर्चा में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, एक्टर विक्रांत मैसी, सदगुरु मैरी कॉम समेत कई नामी चेहरे शामिल होंगे। कौशांबी के चायल से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक पूजा पाल ने पीएम मोदी के स्वागत का वीडियो शेयर किया। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। प्रयागराज की पावन भूमि पर नए भारत के प्रणेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी कल प्रयागराज के दौरे पर थे और उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया था।
मिल्कीपुर सीट पर भले ही मतदान हो चुका हो, मगर सियासी जंग और तेज हो गई है। पहले अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर विवादित बयान दिया, अब समाजवादी पार्टी ने विवादित पोस्ट कर दिया। एसपी ने पोस्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदकर चुनाव से खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग मर चुका है। कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। इससे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा हो, मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। सर, यूएस से जो चुनाव आयोग पर देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसमें, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखे प्रहार किए हैं, आपको दिखाते हैं। ये बड़ी ही भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? तो अब चाहते हैं कि जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके जीते हैं, फर्जी मतदान करा के जीते हैं, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ना, करना भी चाहिए ना। बिल्कुल।